नागरिक फासिस्ट कैसे बनता है, उसकी कड़ी में ये तीसरा एपिसोड है। और हम ये कुछ सवाल हैं, कुछ समस्याएं हैं जिन्हें हम रखेंगे आपके सामने। कुछ बातों की चर्चा मैंने पिछले 2 एपिसोड में की थी। अगर उसके आगे निकलें तो ये सवाल तो किया ही जाना चाहिए ना कि अल्पसंख्यक बुरे हैं। कौन से अल्पसंख्यक बुरे हैं? कितने लोग हैं जो अल्पसंख्यकों में बुरे हैं? मुसलमान बुरे हैं या ईसाई बुरे हैं या बौद्ध बुरे हैं? इनमें कितने लोग हैं ऐसे बुरे हैं या पूरा का पूरा समुदाय बुरा है? कैंपेन इस तरह से किया जा रहा है कि पूरा का पूरा अल्पसंख्यक समुदाय बुरा है। सच्चाई ये नहीं है। उत्तर भी नहीं है उनके पास में। ये जो लोग ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक बुरे हैं, मुसलमान बुरे हैं, ईसाई बुरे हैं, उनसे पूछो कितने मुसलमान हैं जो बुरे हैं जिनके तुम नाम जानते हो। सरकार नाम जानती है कि ये बुरे लोग हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जब आप माफियाओं की लिस्ट निकालते हैं तो हिंदुस्तान में बुरे लोगों की भी एक लिस्ट निकालिए। पता तो चले कि हिंदू कितने बुरे हैं और मुसलमान कितने बुरे हैं, ईसाई कितने बुरे हैं। यह कौन सी बात हुई कि आप एक तरफा प्रचार करेंगे कि मुसलमान बुरे हैं, ईसाई बुरे हैं और मोटे तौर पर अल्पसंख्यक बुरे हैं। यह एक तरह से फेक प्रचार है। और यह प्रचार इसलिए है जिससे कि लोगों को, समाज को हिंदू बनाम मुसलमान में, हिंदू बनाम ईसाई में ध्रुवीकृत किया जाए। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। एक अन्य चीज है जिस पर कायदे से विचार करना चाहिए कि ये जो मीडिया है, फिल्म है, टेलीविजन है, रेडियो है, ये तमाम किस्म का मीडिया इसका अल्पसंख्यकों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि इस मीडिया से लगातार हेट कैंपेन जारी है। और अब ये बात जो हम लोग, अब मैं अपने लेखन में, फेसबुक के लेखन में, तमाम वीडियोस में मैंने, आप देखेंगे जाके, कोरोना पीरियड में जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने ये बात उठाई। कई सीरीज में मैंने वीडियो किया कि अल्पसंख्यकों के बारे में किस तरह से गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं। संयोग की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे नोटिस लिया और इंडोर्स किया कि भारत में बड़े पैमाने पर हेट कैंपेन चल रहा है। कौन लोग चला रहे हैं वो? क्या ईसाई संगठन हेट कैंपेन चला रहे हैं? क्या मुसलमान हेट कैंपेन चला रहे हैं? अगर मीडिया हेट कैंपेन चला रहा है, जैसा कि टेलीविजन के कई चैनलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया, तो हेट कैंपेन चलाने वाले टेलीविजन मालिकों के खिलाफ में, टेलीविजन चैनलों के खिलाफ में सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? कोई भी चैनल बंद क्यों नहीं किया गया कि चलो दंड स्वरूप 2 महीने के लिए बंद किया जाता है? जो हेट कैंपेन के आधार पर निर्मित फिल्में आती रहती हैं, पहले वो कश्मीर फाइल आई, अभी ये केरल फाइल आई है। हमने कभी सोचा है कि मुसलमानों का जो फिल्मों में चित्रण है, मुसलमानों का जो मीडिया में चित्रण है, उसका अल्पसंख्यकों के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर या ईसाइयों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? हम इसे कंसीडर ही नहीं करते और एक तरफा प्रचार करते हैं, एक तरफा चित्रण करते हैं कि मुसलमान जो है वो बुरे हैं या ईसाई जो है वो बुरे हैं। एक अन्य चीज, मीडिया का इन समुदायों पर, मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, बौद्धों पर, इन तमाम किस्म के अल्पसंख्यक समुदायों पर और बहुसंख्यक हिंदू समाज पर इसका क्या असर हो रहा है? क्या इसकी कभी ऑडिटिंग की गई? जो किताबें लिखी जा रही हैं, जो मीडिया में कैंपेन आ रहा है, उसका क्या असर होगा? इसकी कभी ऑडिटिंग की गई? और जो ऑडिटिंग की गई उसे क्या सरकार ने गंभीरता से ग्रहण किया? पहले प्रेस कमीशन से लेकर
बाबरी मस्जिद के विध्वंस तक मीडिया की कवरेज को लेकर पहले प्रेस कमीशन ने 1947 के भारत विभाजन के मीडिया कवरेज को नोटिस दिया था और बताया था किस तरह से मीडिया ने सांप्रदायिक को घृणित प्रचार किया था। और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय जो राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ, उस समय जो कैंपेन था उसका कवरेज कैसा था? कई मीडिया घरानों ने उसके अध्ययन कराए और यह पाया गया कि अधिकांश मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो बिना किसी तथ्य के, प्रमाण के उन्मादी और भड़काने वाला और सामाजिक विभाजन करने वाला और हेटरेट करने वाला कैंपेन लगातार कर रहा है। एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे, आप कभी विचार कीजिए। सारे प्रमाण थे बाबरी मस्जिद के मुसलमानों के पास में, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार के कानून का उपयोग करते हुए राम मंदिर बनाने का फैसला लिया और वो फैसला इंप्लीमेंट कर दिया। मुसलमानों ने कोई विरोध किया उसका? पिछले 75 साल में हजारों ईसाइयों के चर्च या गिरजाघरों के ऊपर हमले हुए हैं। सब लोग जानते हैं किन लोगों ने हमले किए हैं। क्या इसके प्रतिवाद में ईसाइयों ने जुलूस निकाले, रैलियां निकाली? आप कल्पना कीजिए अगर बाबरी मस्जिद का फैसला राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में नहीं होता, तो जो राम राम कर रहे हैं ना, वो राम राम से सत्य है कर रहे होते इस देश में, इस देश को नरक बना देते। खुलेआम कह रहे हैं कि वोट नहीं दोगे तो दंगे होंगे बाद में। किससे खतरा है? अल्पसंख्यकों से खतरा है या वे लोग जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ में हेट कैंपेन जारी रखे हुए हैं उनसे खतरा है? फिर मैं सामान्य तौर पर यह बात आपके सामने रखूंगा कि आप पता कीजिए कितने अल्पसंख्यक बुरे हैं। परसेंटेज कुछ तो निकालिए, 1%, 2%, 4%, 100%। कमाल है। उत्तर प्रदेश की माफियाओं की लिस्ट उठाइए आप। अधिकांश माफिया किस धर्म के मानने वाले हैं, उनके नाम से पता चल जाएगा। इमेज ऐसे क्रिएट की जा रही है कि खाली मुसलमान माफिया होते हैं। जी नहीं, तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए। जो सूचनाएं सरकार देती है, जो सूचनाएं और दूसरे स्रोत देते हैं, उनको मिला के देखा जाना चाहिए कि आखिर वास्तविकता क्या है। खाली मीडिया के प्रोपेगेंडा या किसी दल विशेष के व्हाट्सएप मैसेज, इंटरनेट मैसेज, इनके जरिए जो हेट कैंपेन जारी है अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ, आप उसी को प्रमाण मान लेंगे? आप नीचे जाके तहकीकात नहीं करेंगे? एक अन्य चीज, ये जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट कैंपेन चल रहा है, इसका राजनीति पर कोई असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या राजनीति डेमोक्रेटिक रह गई है? हेट कैंपेन को लोगों ने अपनी डिक्टेटर पॉलिटिक्स का एक टूल बना दिया है। हम सवाल पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी का बजरंग दल से क्या संबंध है? अगर कांग्रेस ने यह कहा कि वो कर्नाटक में अगर सत्ता में आते हैं तो बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे, तो नरेंद्र मोदी को इसमें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? क्या बजरंग दल के सदस्य हैं प्रधानमंत्री या उनकी कैबिनेट के लोग? वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं।
लेकिन बजरंग दल का उल्लेख करके प्रच्छन्नता और उसे भ्रष्टतम रूप में बजरंग बली के साथ जोड़कर, हनुमान जी के साथ जोड़कर, किसकी हिफाजत में खड़े हैं प्रधानमंत्री? इसे डेमोक्रेसी नहीं कहते, इसे लोकतांत्रिक कैंपेन नहीं कहते। जब आप हेट स्पीच, जब आप गलत काम करने वाले संगठनों के पक्ष में खड़े होकर सत्ता के मंच से बोलते हैं, तो आप लोकतंत्र को क्षतिग्रस्त करते हैं। एक अन्य पहलू है जो इस पूरे के पूरे प्रसंग से जुड़ा हुआ है, वो ये कि सब लोग जानते हैं हेट कैंपेन कौन कर रहा है, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? किसने रोका एक्शन करने से? आपको एक्शन की फुर्सत ही नहीं मिली कभी, सुप्रीम कोर्ट की बार बार दुहाई देने के बावजूद, कहने के बावजूद भी। मैं एक और छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं, जो कि लोग हेट कैंपेन से प्रभावित होते हैं, जो हमारे श्रोता हैं उनसे, कि वो विचार करें कि अल्पसंख्यकों का कौन सा दुर्व्यवहार उनको ज्यादा चुभता है और प्रभावित करता है। अल्पसंख्यक बुरे तो कोई उनका दुर्व्यवहार होगा आपके साथ में, या आपने देखा होगा, या आपने महसूस किया होगा। क्या वे आक्रामक ढंग से बात करते हैं? क्या वे आक्रामक ढंग से हमले करते हैं? या वे असभ्य भाषा में, गाली की भाषा में बात करते हैं? या हम ये पूछना चाहते हैं इन लोगों से, क्या वे हिंदुस्तान की बैंकों के मालिक हैं? क्या उनके पास में, अल्पसंख्यकों के पास में, हिंदुस्तान में अनेक बड़े बड़े स्टोर्स और बड़े बड़े मॉल हैं? किसके पास है ये मॉल? किसके पास है बड़े बड़े स्टोर्स? किसका है हिंदुस्तान के बिजनेस पर सबसे अधिक कब्जा? बैंकों पर किसका कब्जा है? आपने कभी सोचा इस बात को? कहां दुर्व्यवहार हो सकता है आदमी के साथ में? ये बार बार कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक बुरे होते हैं, तो ये तो बताया जाना चाहिए कि उनका कौन सा दुर्व्यवहार आपको प्रभावित करता है, कौन सा दुर्व्यवहार जो आपने देखा। एक और चीज पूछूं मैं, आपने क्या ब्लैक मार्केटियर्स के रूप में अल्पसंख्यकों को देखा है? क्या आपने किसी ईसाई और बौद्ध को ब्लैक मार्केटिंग करते देखा है? तो काहे के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ में हमले बोले जा रहे हैं? कौन लोग हैं जो सबसे अधिक ब्लैक मार्केटिंग करते हैं? नाम उठा के देखिए, और बाजार में जाइए, दुकान पर देखिए, और साइन बोर्ड देखिए, और दुकान पर बैठे हुए मालिक का धर्म पूछिए, आपको पता चल जाएगा कौन लोग हैं। वो ब्लैक मार्केटियर्स नहीं है, वो बैंकों के मालिक नहीं है जो आपका शोषण करते हो। वे आक्रामक रवैया नहीं अपनाते, वे आपके साथ में गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। क्या वे लोग ठग हैं? कौन लोग हैं जो ठगी करते हैं? आप अखबार में जाइए, गूगल पर सर्च कीजिए कि जो पिछले 10 साल में, 5 साल में ठग पकड़े गए हैं, वे कौन हैं और किस दल के साथ हैं। आपको पता चल जाएगा कि मुसलमान कितना अच्छा मुसलमान होता है, और जो लोग कैंपेन कर रहे हैं उनको भी इसका उत्तर मिलेगा कि मुसलमान कितने अच्छे मुसलमान होते हैं, ईसाई कितने अच्छे ईसाई होते हैं। एक अन्य चीज, और बहुत महत्वपूर्ण चीज, आपने क्या अल्पसंख्यकों को हत्यारे के रूप में देखा है? अपवाद स्वरूप कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन अमूमन अल्पसंख्यक हत्यारे नहीं होते। बार बार ये मत कहिए मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का नाम मत लीजिए।
वो डेफिनेटली क्रिमिनल हैं और माफिया हैं, उनको दंड देना कानून का काम है। लेकिन उनके बिना पर, उनके मतलब चरित्र के आधार पर आप मुसलमानों को तो क्रिमिनल घोषित नहीं कर सकते। मुसलमान हत्यारे नहीं होते, बैंक के लुटेरे नहीं होते। बैंक के लुटेरे कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जिनके पास में बैंक का पैसा डूब गया? बैंकों का 11 लाख करोड़ से अधिक का धन जो कर्ज के तौर पर लिया गया, वे कौन लोग हैं? उनमें कितने मुसलमान और कितने ईसाई? आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसमें सभी के सब बहुसंख्यक समुदाय से आते हैं। कौन लोग हैं जो फरार हो रहे हैं हिंदुस्तान से? मुसलमान फरार हो रहे हैं? जी नहीं। मुस्लिम देशों में जाके अगर मुसलमान अपराधी होते, हत्यारे होते, ठग होते, दुर्व्यवहार करने वाले होते, तो मिडिल ईस्ट से अरबों की संपत्ति हिंदुस्तान में मनी ऑर्डर के जरिए और बैंक के जरिए नहीं आती। हिंदुस्तान के लाखों लोग, केरल से लेकर बिहार तक लाखों लोग मुस्लिम देशों में, इस्लामिक देशों में काम करते हैं और करोड़ों रुपया सालाना हिंदुस्तान को भेजते हैं। आप जाके पूछिए उनसे कि मुसलमान क्या उनके साथ आपराधिक व्यवहार करते हैं? आप अपने शहर में देखिए, अपने यार दोस्तों में देखिए कि वो क्रिमिनल कितने हैं। और जो लोग हेट कैंपेन कर रहे हैं, जरा उनके संगठन में देखिए कि क्रिमिनल कितने हैं और कैसे वो कानून को धता बता के, जिन्होंने दंगों में भाग लिया, जिनके खिलाफ में एफआईआर थी, केस थे, केस चल रहे थे, सारे केस उत्तर प्रदेश की सरकार ने वापस ले लिए, योगी की सरकार ने। क्यों? दंगाइयों को दंड नहीं मिलना चाहिए? दंगाई इतने पवित्र हो गए कि उनके सारे केस वापस ले लिए जाएंगे। सैकड़ों लोग थे जिनके केस वापस ले गए, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। कौन लोग हत्यारे होते हैं? ये सवाल किया जाना चाहिए। क्या मुसलमान दुर्व्यवहार करते हैं? क्या ईसाई दुर्व्यवहार करते हैं? अगर दुर्व्यवहार करते हैं तो वे कौन से ईसाई और मुसलमान या बौद्ध हैं जो दुर्व्यवहार करते हैं? और तो और सिनेमा इंडस्ट्री पर किसका कब्जा है? टेलीविजन इंडस्ट्री पर किसका कब्जा है? मुसलमानों का कब्जा है, अल्पसंख्यकों का कब्जा है, या दूसरे लोगों का कब्जा है? ये इल्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए कि आमिर खान और सलमान खान को आप देखते हैं पर्दे पर तो मुसलमानों का कब्जा। जी नहीं। फिल्म इंडस्ट्री के मालिक जो शुद्ध मुनाफा कमाते हैं, वे मालिक अधिकतर हिंदू हैं। एक अन्य चीज पूछूं मैं आपसे, आप कभी बात करिएगा लोगों से। क्या चीजों को हड़पने की कोशिश, जमीन पर कब्जा करना, संपत्ति को हड़पना, बैंक से लोन लेके भूल जाना, ये काम अल्पसंख्यक लोग करते हैं? अधिकतर अल्पसंख्यक ये काम नहीं करते। एक और चीज है कहते हैं ना कि वो पॉपुलेशन जो बूम है उसमें अल्पसंख्यकों की बड़ी भूमिका है। अरे हम पूछना चाहते हैं, सर्वे करा लो, क्या अल्पसंख्यक अधिक सेक्स करते हैं? भारत सरकार का जो डाटा है वो ये बात बताता है कि मुसलमान या ईसाई अधिक सेक्स नहीं करते। एक और चीज, लगातार ये हो रहा है कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड या ईसाइयों को सेकंड ग्रेड नागरिक के तौर पर देखा जाना चाहिए। लोग खुश हैं इस बात से
कि मुसलमानों को तो एकदम साइज कर दिया नरेंद्र मोदी ने, चाहे कुछ किया या ना किया। अरे मुसलमान हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उन्हें वही समान संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं जो किसी हिंदू को हैं। आप ये जान लीजिए, आज मुसलमान के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके अधिकार छीने जा रहे हैं, ईसाई पर हमले हो रहे हैं, उसके अधिकार छीने जा रहे हैं, कल आपके ऊपर भी हमले होंगे। हमलावर जो लोग हैं वो न हिंदू धर्म के सगे हैं, न इस्लाम के सगे हैं, न ईसाई धर्म के सगे हैं, वो सिर्फ एक ही चीज के सगे हैं, लूट मार और हिंसा। इसलिए ये जो कैंपेन है, हेट कैंपेन है, ये जो फासिज्म के लिए हवा बनाने वाला जो कैंपेन है, उस कैंपेन में ये चीज बार बार पूछी जानी चाहिए कि क्या वे षड्यंत्र रचते हैं अल्पसंख्यक लोग? क्या वे मेहनत से जी चुराते हैं? जी नहीं, वे मेहनत से जी नहीं चुराते और न वे षड्यंत्र रचते हैं। मुसलमानों ने कभी भी अपने लिए, अल्पसंख्यकों ने कभी भी अपने लिए पिछले 75 साल में जो संविधान में पहले से तय है, वे उसका ईमानदारी से पालन कर रहे हैं और वे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार भी उसका पालन करे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम सिर्फ एक चीज कर लें तो हम नागरिक को फासिस्ट होने से बचा सकते हैं। हम सिर्फ अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के, ईसाइयों के, बौद्धों के और दूसरे लोगों के हम दुर्व्यवहार को चिन्हित करें कि वे कौन सा दुर्व्यवहार करते हैं, बिना ये जाने कि वे क्या दुर्व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में, हम सीधे हेट कैंपेन में उतर गए, घृणा के प्रचार अभियान में उतर गए कि मुसलमान बुरे होते हैं, ईसाई बुरे होते हैं, वगैरह वगैरह। इससे, इस तरह के हेट कैंपेन से लोकतंत्र कमजोर होता है और जो लोग लोकतंत्र की वकालत कर रहे हैं और साथ साथ हेट कैंपेन भी कर रहे हैं, वे लोकतंत्र के शत्रु हैं। जो किसी भी घृणा के प्रचारक या फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को राष्ट्र के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोकतंत्र के शत्रु हैं। जो किसी भी हत्यारे और दंगाई संगठन को राम और कृष्ण की परंपरा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोकतंत्र के और भारतीय परंपराओं के शत्रु हैं। और इससे सावधान रहने की जरूरत है। और सावधान कैसे रहेंगे? जो सुने उस पर बातें करो, उसे यथार्थ में परखो और फिर देखो कि सच क्या है। बिना सच जाने सुनी सुनाई चीजों पर, लिखी हुई चीजों पर, बताई हुई चीजों, मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए। आप जाइए, पता कीजिए कि मुसलमान कैसा दुर्व्यवहार करते हैं, ईसाई किस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। आपको सच्चाई को जानना चाहिए, सच्चाई के आधार पर संबंध बनाने चाहिए और सच्चाई के आधार पर राय बनानी चाहिए। प्रोपेगेंडा के आधार पर राय बनाने से बचना चाहिए। फिलहाल इतना ही।